गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका टाइटल है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और ये हमारी सीरीज का पहला पार्ट है। इसके बाद बहुत जल्द मैं इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The Indian nationalists described the Great Uprising of 1857 as the first war of independence. Besides the sepoys, the millions of Indians took part in the war. तो 1857 में जो ग्रेट रिवॉल्ट होता है, इस रिवॉल्ट को कुछ इंडियन नेशनलिस्ट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताते हैं, क्योंकि इस वॉर में ना केवल सिपॉइज ने पार्ट लिया बल्कि मिलियंस ऑफ इंडियन ने भी इसमें पार्ट लिया। तो ये सिपॉइज कौन थे भाई? वैसे इंडियंस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ सोल्जर वर्क करते थे, उन्हें हम सिपॉइज कहते हैं। It occurred at a time when, for various reasons, there was a great discontentment in the country. The Hindus and the Muslims, forgetting their traditional differences, combined against the British master. They did not succeed in their mission, but the event of 1857 continued to inspire Indians in their struggle against the British Raj. ये रिवॉल्ट एक ऐसे वक्त में होता है, एक ऐसे टाइम पे होता है जिस टाइम पे पूरे इंडियंस में ये फीलिंग आ चुकी थी कि ब्रिटिशर्स अच्छे नहीं है। वो किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहे थे, इंडियंस के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे थे। ठीक है, एक गुस्सा क्रिएट था, एक फीलिंग ऑफ एंगर सारे इंडियंस में था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जैसे अगर आप बात करोगे सती सिस्टम की, तो सती सिस्टम को स्टॉप करना, उसके अगेंस्ट एक्ट लाना, हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा काम किया ब्रिटिशर्स ने। बट दैट टाइम, उस वक्त जो ब्राह्मण्स थे, जो हिंदू कम्युनिटी थे, उनको ऐसा लगता था कि सती सिस्टम जो है वो उनके रिलीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, और ब्रिटिशर्स उसके अगेंस्ट एक्ट बना रहे हैं। इट मींस ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे हैं अब धीरे धीरे हमारे रिलीजन में इंटरफेयर करने का। तो एक गुस्सा बहुत ज्यादा था लोगों में। हिंदू हो या मुस्लिम, सभी अपने भेदभाव को भूल चुके थे, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस को भूल चुके थे, एंड नाउ वो कंबाइन हो चुके थे, यूनाइट हो चुके थे। किसके अगेंस्ट? तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। हालांकि इस रिवॉल्ट में उन्हें बहुत सक्सेस नहीं मिला, लेकिन 1857 के रिवॉल्ट ने इंडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया, एक चिंगारी का काम किया। विद इन अ ईयर 1858 में ये पूरा का पूरा रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स ने बहुत ही बुरी तरीके से क्या किया था? खत्म कर दिया था, इसे दबा दिया था। ओके, तो चलिए देखते हैं हम कुछ रीजंस, कुछ काउजेस, क्या ऐसे काउजेस थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। उनमें से पहला आता है पॉलिटिकल काउज। मिलिट्रिकल काउज भी है, इकोनॉमिकल काउजेस भी है, सोशल काउजेस भी है। तो हम पहले पॉलिटिकल काउज पे डील करेंगे। इट वॉज नॉट बट नेचुरल दैट द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेंस would cause resentment among the rulers of the native state and unrest in the country at large. ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, बट धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे? वो इंटरफेयर कर रहे थे नेटिव स्टेट्स में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी मिलिट्री में, अपने एरिया के एक्सपेंशन करना चाहते थे वो। और इस वजह से जो नेटिव रूलर थे, जो स्टेट्स थे, उनमें एक तरीके से ये फीलिंग क्रिएट होने लगा, एक डर का फीलिंग क्रिएट होने लगा कि ब्रिटिशर्स हमारी एरियाज को, हमारे स्टेट को हमसे छीन लेंगे। इसी सीरीज में जो कुछ रीजन है, उनमें से पहला रीजन आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल काउज में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी, हु वॉज सर्व्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1846 to 56. His policy of annexation and conquest showed clearly that the territory of no Indian prince was safe. The doctrine of lapse created a sense of alarm among the ruling chiefs. Okay, तो आप देखोगे कि डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। बेसिकली डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू नेटिव रूलर्स या जो प्रिंस थे, जो कमजोर थे, जो खुद को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनसे उनकी टेरिटरी को छीनना चाहता था, हड़पना चाहता था। ओके, और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने एक अलार्म की तरह वर्क किया रूलर्स में कि भाई जग जाओ, अभी यूनाइट हो जाओ एंड फाइट करो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अदरवाइज ये एक एक करके हम सबको हटा देंगे
हमारी एरियाज को, हमारे टेरिटरीज को, हमारे स्टेट को छीन लेंगे हमसे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इंडियंस यूनाइट नहीं थे ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियंस की। यही कारण था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इतने लंबे टाइम तक रूल कर पाए। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का इंट्रोडक्शन एक अलार्मिंग टाइम था, एक अलार्म था इंडियंस के लिए। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मीन दैट व्हेन अ रूलर ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर, द स्टेट पास बैक टू द इंग्लिश कंपनी। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी क्या? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये कहा गया था कि अगर किसी डिपेंडेंट स्टेट के जो रूलर है, अगर उनका डेथ हो जाता है विदाउट नेचुरल हायर, है ना, तो ये डिपेंडेंट स्टेट कौन थे? वैसे स्टेट जो किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अटैच थे, चाहे मिलिट्रिकल सपोर्ट की वजह से हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट की वजह से हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे। ओके, तो वैसे स्टेट्स के अगर जो रूलर है, अगर उनका डेथ हो जाता है और अगर उनका कोई हायर नहीं है, उनका कोई वारिस नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगी? वो स्टेट किसके साथ मर्ज कर जाएगा? तो इंग्लिश कंपनी के साथ। ओके, सो डलहौजी क्लेम दैट हायर्स adopted without the consent of the company could inherit only the private property of the deceased ruler and not his territory. The prominent state to fall victim to the doctrine were सतारा, झांसी एंड नागपुर। तो डलहौजी ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपके पास कोई नेचुरल हायर नहीं है, आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है, बट अगर हमारे परमिशन के बिना अडॉप्ट किया तो वो सिर्फ आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का ही लीगल एक हायर होगा, ना कि आपके स्टेट का। ठीक है, वो ना तो आपके स्टेट में कोई रूल बना सकता है, ना तो कोई ऑर्डर पास कर सकता है, ना तो टैक्स ले सकता है। लेकिन अगर आप हमसे परमिशन लेते हो किसी को अडॉप्ट करने से रिलेटेड, देन हम लोग देंगे आपको, उसको हम लोग लीगल रिकॉग्नाइज करेंगे कि ठीक है आपका सक्सेसर ये। लेकिन ये बस दिखाने के लिए था, क्योंकि अगर ब्रिटिश कंपनी हर एक को परमिशन देने लगती, हर एक को रिकॉग्नाइज करने लगती, तो उनकी ये पॉलिसी का फिर मतलब क्या रहता? उनको तो बेसिकली छीनना था ना, स्टेट छीनना था। तो ये बस दिखाने के लिए था कि ठीक है, अगर हमारे कंसेंट से आप लेते हो तो ठीक है, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए लॉफुल सक्सेसर। लेकिन अगर नहीं लिया आपने, तो बस वो क्या होगा, अपने फादर, उस रूलर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही गवर्न कर पाएगा। ओके, और इस तरीके से इस डॉक्ट्राइन के अंडर में आने वाले सबसे पहले जो विक्टिम थे वो थे सतारा स्टेट, झांसी एंड नागपुर। Thus, when the ruler of the Jhansi died in 1853, leaving no child, the widowed Rani was pensioned. Their adopted son Anand Rao was not recognized as a lawful successor of the throne. अब देखिए झांसी की कहानी में क्या होती है। झांसी में जो किंग थे उनका नाम था दामोदर राव एंड उनकी वाइफ रानी लक्ष्मीबाई। इनका अपना कोई नेचुरल कोई वारिस नहीं था, इनके कोई चाइल्ड नहीं थे, जिसकी वजह से दामोदर राव ने अपने कजन के बेटे जिसका नाम आनंद राव था उसको अडॉप्ट किया। बाद में उसी का नाम चेंज होकर के दामोदर राव रखा गया। जब लक्ष्मीबाई ने इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया डलहौजी से, ब्रिटिश कंपनी से, कि आनंद राव को रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ लॉफुल सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, डलहौजी ने इस बात से इनकार कर दिया। डलहौजी ने लक्ष्मीबाई को ऑप्शन दिया कि भाई आप 60,000 की पेंशन लो और झांसी को क्या करो, छोड़ दो। तो इस बात से क्या था, लक्ष्मीबाई भड़क गई एंड वो अगेंस्ट हो गई ब्रिटिश कंपनी के, एंड बाद में उन्होंने सिपॉयज को हेल्प किया इस रिवॉल्ट में। सेकेंड पॉइंट में आएंगे, डिसकर्टसी टू द मुगल इंपेरर। द मुगल इंपेरर बहादुर शाह हैड in those days a name or a title only. In fact, he was not at all powerful, but even that was devalued when Lord Dalhousie announced that on the death of the king, his successor would have to leave the imperial palace, the Red Fort. अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की क्या हो रही थी कि उनकी पावर बढ़ते जा रहा था, उनकी लालच बढ़ते जा रही थी, तो उन्होंने मुगल इंपेरर का डिस्कर्सी करना चालू किया। द लास्ट मुगल इंपेरर अगर आप बात करेंगे, बहादुर शाह जफर, वो बस एक नाम के लिए मुगल इंपेरर था। ओके, ना तो उसके पास पावर थे और वो बहुत बूढ़े भी हो चुका था। ठीक है, तो
वो बस एक नाम का ही क्या था, मुगल इंपेरर। लेकिन ये वैल्यू डलहौजी ने तब और ज्यादा घटा दी जब डलहौजी ये अनाउंस करता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, जो उसके सक्सेसर होंगे उनको भाई इंपीरियल पैलेस छोड़ना होगा, रेड फोर्ट उनको छोड़ना होगा, कहीं और जाकर बसे, रेड फोर्ट छोड़े। ओके। Later in 1856, Lord Canning made it known that Bahadur Shah's successor would not be allowed to use the imperial title, that is the title of king. Such a discourtesy to the Mughal emperor hurt people's sentiments considerably. 1856 में क्या होता है, लॉर्ड कनिंग आता है, और लॉर्ड कनिंग आते के साथ उसने क्या किया, उसने कहा कि जो किंग है बहादुर शाह जफर, उसकी डेथ होगी किंग के बाद। अदर्स किंग के लिए भी ये एप्लीकेबल था, अगर किंग डेथ करता है तो उसके बाद जो उसके सक्सेसर आएंगे वो किंग का टाइटल यूज नहीं करेंगे, उनको प्रिंस कहा जाएगा, वो किंग नहीं यूज कर सकते। तो कॉमन पब्लिक को लगने लगा कि जब ये ब्रिटिशर्स मुगल अंपायर के साथ ऐसा कर सकते हैं, मुगल इंपेरर के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो भाई हमें तो ये जैसे चाहे वैसा ट्रीट करें, है ना, वैसा कर सकते हैं वो लोग ट्रीट। तो ये कुछ ऐसी फीलिंग्स थी जो लोगों में ये क्रिएट कर रहा था सेंस कि हमें एनी हाउ फाइट करना होगा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वरना ये हमारे साथ बहुत गलत करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू नाना साहब। नाना साहब के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, चलिए उसके बारे में देखते हैं। Dalhousie refusal of pension to Nana Sahab, the adopted son of the ex-Peshwa Bajirao II, was very much resented by the Hindus in general and Nana Sahab in particular. It is said that Nana Sahab had inherited the enormous wealth from the ex-Peshwa. He spent the money in sending emissaries to different parts of the country and instigating revolt everywhere. दरअसल क्या था, नाना साहब बाजीराव सेकंड के एक एडॉप्टेड सन थे। बाजीराव सेकंड को ब्रिटिश गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड करती थी, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ बाजीराव सेकंड नाना साहब को पेंशन देने से डलहौजी ने मना कर दिया। डलहौजी के अकॉर्डिंग भाई तुम तो एडॉप्टेड सन हो बाजीराव के, सो हम तुमको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एज अ लीगल सक्सेसर, तो इसलिए तुम्हारी पेंशन भी बंद। और इस वजह से नाना साहब को बड़ा गुस्सा आ गया, और नाना साहब के पास ऑलरेडी बहुत वेल्थ था जो एक्स-पेशवा से उनको मिला था, तो उन्होंने अपने इस वेल्थ को यूटिलाइज किया डिफरेंट पार्ट्स में अपने लोगों को भेजने में। इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स थे वहां पे अपने लोगों को भेजा, और इस रिवॉल्ट को क्या किया, भड़काया उन्होंने, इस रिवॉल्ट को और ज्यादा प्रमोट किया। ठीक है, नेक्स्ट, एनेक्सेशन ऑफ अवध। ऑन 7 February 1856 नवाब वाजिद अली शाह was deposed on ground that Awadh was not being managed well. On February 13, the Court of Directors ordered Awadh's complete annexation to the company's dominion. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है ना कि अवध का एनेक्सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अवध एक ऐसा जगह था जहां के सोल्जर्स ने, जहां के सिपाहीज ने ब्रिटिश कंपनी को हर बार हेल्प किया जब वो किसी और स्टेट के साथ फाइट करते थे। वो काफी लॉयल रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। लेकिन 7 February 1856 को ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि भाई नवाब वाजिद अली शाह तुम बढ़िया से क्या नहीं कर पा रहे हो, अवध को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए अब क्या करना होगा, अब अवध को पूरी तरीके से मर्ज करना होगा कंपनी के डोमिनियन में। ओके, सो द एनेक्सेशन ऑफ द अवध वाज सर्टेनली इन अ केस ऑफ हाई handedness on the part of the company. The British seem to have broken all the pledges and promises to the ruling chief. This caused resentment among those soldiers of the British Indian Army who came from Awadh. ब्रिटिश आर्मी को जो अवध से आती थी, मतलब सिपाही, उनको इस बात का बड़ा भरोसा था कि ब्रिटिशर्स उनके साथ हमेशा अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें धोखा दिया, अपने सारे कस्मों वादों को उन्होंने तोड़ करके अवध का ही एनेक्सेशन कर लिया, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वहां के लोगों के लिए। इवन अमंग द तालुकदार्स और जमींदार्स ऑफ अवध
there was widespread dissatisfaction because the British had confiscated their estate. Awadh played a major role in the 1857. ना केवल सिपाही बल्कि तालुकदार, जमींदार, ये सब ने बढ़ चढ़ करके पार्ट लिया 1857 के वॉर में, क्योंकि उनको ऐसा फील होने लग गया कि अवध को ये लोग तो कैप्चर कर ही लिए, हमने जो कि इनका बहुत सपोर्ट किया, अवध ने जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, वो अपने वादे से मुकर करके क्या कर रहे हैं, वो अवध को ही एनेक्स कर दिया उन्होंने. तो नेक्स्ट पॉइंट है अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन. देयर वर सेवरल रीजंस विच मेड ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन हाईली अनपॉपुलर. तो बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडियंस के लिए उतनी अच्छी नहीं थी, इंडियंस को वो ज्यादा पसंद नहीं थी, अनपॉपुलर थी, वो हाईली अनपॉपुलर. फर्स्ट, people found themselves out of place with the English laws and the English language. The British officials had no knowledge of the manners, customs and habits of the people. देखिए, ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह थी कि वो इंडिया जैसे एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंटल साइज के नेशन में जो डाइवर्सिटी थी उसको वो अच्छे से नहीं समझते थे. ना तो वो यहाँ के कल्चर, मैनर, ट्रेडिशन, रिलीजन को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, और उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपनी मदरलैंड वाली पॉलिसी को अप्लाई किया, जैसे वो अपने मदरलैंड में करते थे. इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश लॉ वो इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से यहाँ के लोग आउट ऑफ द प्लेस फील करने लग गए. ओके, नेक्स्ट वन, इंडियंस वर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल द हाई ऑफिसेज इन द आर्मी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन. इंडियंस को कभी मौका नहीं मिला कि हाई पोस्ट में वो वर्क करें, चाहे वो आर्मी में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो. उनको हाई पोस्ट में कभी जाने का मौका ही नहीं मिला, उनको दिया ही नहीं गया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर इंडियंस कि वो हाई पोस्ट में वर्क करें. अब भाई कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश एजुकेशन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, लेकिन एक बात को समझिए कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि वो क्लर्क्स बना सके, ताकि वो अपने वर्कलोड को कम कर सके. क्योंकि भाई अपने वर्कलोड को कम करना है तो उनको ऐसे वर्कर चाहिए थे, ऐसे सर्वेंट चाहिए थे जो पढ़े लिखे हों, ताकि वो फाइल इधर से उधर कर सके. इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को एक लिमिटेड फॉर्म में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. द थर्ड वन, द ब्रिटिश ऑफिसर्स हैड ग्रेट कंटेम्प्ट फॉर द इंडियंस. देयर एरोगेंस लीड देम टू कंसिडर द नेटिव्स ऑफ इंडियन एज अनडिजर्विंग द नेम ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ब्रिटिशर्स इंडियंस को बड़ा हेट करते थे. उनका एक अलग ही एरोगेंस लेवल था, है ना. उनको ऐसा लगता था कि इंडियंस तो ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक भी नहीं है. लेकिन उनका ये सारा का सारा जो थॉट था ना, वो मिट्टी में मिल जाता है. जब रेलवे कंस्ट्रक्शन के टाइम इंडिया में जब रेलवे कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो ट्रैक जब बिछाया जा रहा था उस ड्यूरेशन में जब उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स मिलते हैं, लेकिन वो इस चीज को क्या करते हैं, हाइड कर देते, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया था कि जिस लोगों को वो समझते हैं ह्यूमन भी नहीं समझ रहे हैं, वो लोग तो काफी सिविलाइज थे, उनके एंसेस्टर तो काफी सिविलाइज थे. जब पूरे वर्ल्ड में लोगों को ढंग से चलना नहीं आता था, इंडियंस पक्के मकान के ईंटों में रहते थे. ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज को हाइड कर दिया. एंड बहुत लंबे पीरियड के बाद आफ्टर फ्यू इयर्स 1921 में दयाराम साहनी ने फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया. ओके, नेक्स्ट वन, द वेग एंड फ्लोटिंग रूमर्स. There were rumors that the days of the company rule in India were numbered. People believed that the British came to power in 1757 after the Battle of Plassey and their rule would came to an end in 1857. अब लोगों को क्लियर कुछ पता नहीं था, उनके बीच में रूमर्स बहुत ज्यादा थे. लोगों को ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स बस चंद दिनों की मेहमान है इंडिया में. उनको ये पता था कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स क्या हुए, इंडिया में पावर में आए और बेसिकली बंगाल में, और उसके बाद उन्होंने एक्सपेंड किया अपने टेरिटरी को और 1857 तक वो जाने वाले हैं. तो ये एक रूमर था लोगों में कि भाई ब्रिटिशर्स तो चंद दिनों के मेहमान ही हैं इंडिया में. ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, रिलीजियस एंड सोशल काउजेस. Social and religious factors were also at work in causing uneasiness
among the people. तो ये एक सोशल और रिलीजियस भी बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि अनइजीनेस क्रिएट करता है लोगों में. ओके, पहला, फियर रिगार्डिंग मास कंजर्वेशन टू क्रिश्चियनिटी. इंडियंस को ये बहुत बड़ा डर था कि कहीं ब्रिटिशर्स बहुत बड़े नंबर में कहीं उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट ना कर दे. द एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अलार्म अमंग बोथ हिंदूज एंड द मुस्लिम. और ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज के जो क्रिएटिविटी या उनका जो वर्क था ना, उस वर्क ने हिंदू मुस्लिम दोनों को अलार्म किया, दोनों को ये चीज समझाया कि भाई अब क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं, कि मिशनरीज क्या कर रही है, हम लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रही है. द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स वाज मेड कंपलसरी इन द स्कूल सेट अप बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज. वैसे स्कूल जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने सेटअप किया था, उन स्कूल्स में क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया. उनकी उस रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया. कुछ समय के बाद बाइबल को इंट्रोड्यूस किया गया, नॉट ओनली इन द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो इन द गवर्नमेंट स्कूल. तो हम देख सकते हैं कि किस तरह धीरे धीरे ब्रिटिशर्स इंडियंस के लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में भी किस तरह से इंटरफेयर कर रहे थे. लोगों को डर क्यों था? क्योंकि लोग हर जगह इन मिशनरीज का प्रेजेंस देख रहे थे, उनको प्रेजेंट देख रहे थे हर जगह, चाहे आर्मी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, हर जगह उनको मिशनरीज दिख रहे थे. तो ये नॉर्मल था कि उनमें ऐसा डर क्रिएट होना, ऐसा डर आना कि कहीं ब्रिटिशर्स हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना करवा दे. इवन प्रिजनर्स इन द जेल begin to instructed in Christianity. The official open preached Christian doctrine in the mosque and the temples. And feeling of panic was rising the people who believed that they would be converted into Christianity. जेल में जो कैदी हुआ करते थे उनको भी मिशनरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश किया गया, उनको इंस्ट्रक्शन अब क्रिश्चियनिटी में मिलने लग गया. ऑफिसर्स जो थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो ओपनली मंदिर हो या मस्जिद हो, वहां पे वो क्या कर रहे थे, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बता रहे थे. तो ये फीलिंग, एक फीलिंग ऑफ पैनिक क्रिएट होता है लोगों के बीच में, और उनको ऐसा लगने लगता है कि हो ना हो ये जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे रिलीजन को क्या कराना चाहते हैं, कन्वर्ट कराना चाहते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो लॉ दैट इंटरफियर्ड विथ द रिलीजन एंड कस्टम ऑफ द पीपल. तो ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे लॉ बनाए जो इंडियंस रिलीजन और उनके कस्टम में क्या कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था. चलिए देखते हैं. द एक्ट ऑफ 1850 चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी. इट इनेबल्ड द कन्वर्ट फ्रॉम हिंदुइज्म टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर. द हिंदूज रिगार्डेड इट एज एन इंसेंटिव टू गिव अप वंस रिलीजियस फेथ. 1850 में एक एक्ट पास होता है जिसको कहा गया हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट, या आप एंसेस्टर से रिलेटेड एक्ट था कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर कितना राइट है. ये लेक्स लोसी ने 1850 में इसको पास किया. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई हिंदू अपने रिलीजन को कन्वर्ट करता है तो उसे उसकी प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है. तो हिंदूज को लगने लगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप तो बढ़ावा दे रहे हो, रिलीजन जो कन्वर्ट हो रहे हैं या लोग जो लालच से कर रहे हैं, आप तो उसको बढ़ावा दे रहे हो. टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल एंड मॉस्क विच अर्लियर हैड बीन फ्री फ्रॉम ऑल टैक्सेस. तो जहां मंदिर और मॉस्क पहले नहीं पे करते थे टैक्सेस, अब उन पे टैक्स लगा दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो पैसे चाहिए थे, वेल्थ चाहिए था, उनको टैक्स चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहते थे, तो उन्होंने ये टैक्स लगाना चालू कर दिया. In the 19th century, the British took measures to control some of the social evils. The Widow Remarriage Act, passed in 1856, was a progressive measure. Earlier, sati and female infanticide had been prohibited. तो देखिए, ब्रिटिशर्स ने कुछ मेजर्स लिए सोशल इविल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उस टाइम इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन फैला हुआ था, अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला हुआ था. तो इसी तरीके से विडो रीमैरिज एक्ट एक पास हुआ, जिसमें विडोज को अलाउ किया गया कि भाई आप रीमैरिज कर सकते हो, क्योंकि चाइल्ड मैरिज का जो सिस्टम है वो अभी भी इंडिया में कहीं कहीं चलता है. उस टाइम में तो काफी तेजी से था.
तो अगर एक कोई बच्ची है जो उसको काफी कम एज में, सपोज 15 ईयर्स के एज में या 10 ईयर्स के एज में उसकी शादी करा दी गई किसी लड़के के साथ, एंड उसके बाद अगर उस लड़के का डेथ हो जाता है किसी कारण से 2-3 साल के बाद, तो उसको अपनी होल लाइफ एज अ विडो जीना पड़ता। और विडोज के लिए ये अलाउ नहीं था कि आप किसी ओकेजन में जा सकते हैं, किसी फंक्शन में जा सकते हैं, किसी आपको व्हाइट ड्रेस पहन करके ही रहना है। तो विडोज का सिचुएशन बहुत बुरा था। ओके, इसके अलावा आप अगर देखोगे तो सती सिस्टम को, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसको रोकना, ये सब कुछ ऐसे काम थे जो हमें लगते हैं, अभी तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उस टाइम लोगों को ये पसंद नहीं आए, इंडियंस को ये पसंद नहीं आए। इनफैक्ट रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय एंड केशव चंद्र सेन themselves attacked sati and female infanticide, yet people did not react favorably to these measures favoring social reform. They raised the cry that their religion was in danger. तो कुछ सोशल रिफॉर्मर जैसे कि राजा राम मोहन रॉय एंड केशव चंद्र सेन, इन लोगों ने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की, लोगों को रोकने का, ये जो कर रहे थे, ये जो इविल प्रैक्टिस वो कर रहे थे उनको रोकने का बहुत कोशिश किया। तो उस टाइम सोसाइटी को ऐसा फील हुआ कि हमारे रिलीजन पे क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है। ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन को क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, एक्ट पास करके, ठीक है, लॉ बना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज एंड द टेलीग्राफ। ठीक है, आपको ऐसे पता ही होगा कि रेलवे का इंट्रोडक्शन इंडिया में क्यों किया गया, टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन क्यों किया गया। ये इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं था, ये इसलिए था ताकि अगर कहीं रिवॉल्ट हो तो जल्दी से जल्दी मिलिट्री को भेजा जा सके, मैसेज इधर से उधर जल्दी भेजा जा सके, और वेल्थ को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ड्रेन किया जा सके, रिसोर्सेज को ड्रेन किया जा सके। ओके, तो बेसिक मोटो तो कुछ और ही था उनका। The railways and telegraph were looked down upon as means to break social order and caste rules. In the railways compartment, people of all castes had to sit together. This was regarded as an attempt to interfere with the caste rule. इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड 18 के आसपास, उससे पहले तो काफी ज्यादा था, और उस वक्त में भी कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था। हालांकि अभी भी कहीं कहीं इंडिया के दूर दराज के गांवों में कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम ये अपने पीक पॉइंट पे था। लोग अपने से लोअर कास्ट के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, उनकी परछाई पड़ जाती थी तो उनको नहाना पड़ता था। अगर ब्राह्मण के ऊपर में परछाई पड़ जाती किसी लोअर कास्ट की, या हाई कास्ट के किसी शख्स के ऊपर में लोअर कास्ट की परछाई पड़ जाती, तो वो नहाते थे। मंदिर में जाना उनको अलाउ नहीं था, लोअर कास्ट के लोगों को। लोअर कास्ट के लोग उनके सामने अच्छे ड्रेस नहीं पहन सकते थे, चप्पल नहीं पहन सकते थे। तो ये एक कास्ट सिस्टम इंडिया में चल रहा था। लेकिन जब रेलवे का इंट्रोडक्शन होता है तो रेलवे के एक कंपार्टमेंट में भाई डिफरेंट टाइप्स के लोग बैठेंगे, कुछ हायर कास्ट, कुछ लोअर कास्ट। तो जो ऐसे इविल प्रैक्टिसेस कर रहे थे सोसाइटी में, जो हाई कास्ट के लोग थे, उनको लगने लगा कि ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं भाई, ये तो हमारा कास्ट पूरी तरह से, ये कास्ट ऑर्डर को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। तो उन लोगों ने समझा कि उन लोगों ने इसको ऐसे कंसिडर किया कि ब्रिटिशर्स चाहते ही हैं कि हमारा रिलीजन बर्बाद हो जाए, हमारा कास्ट सिस्टम बर्बाद हो जाए। देयर वाज आल्सो रूमर दैट द टेलीग्राफ पोल्स वुड बी यूज्ड फॉर हैंगिंग पीपल हु वर अगेंस्ट कंपनीज रूल इन इंडिया। तो भाई ये तो ज्यादा हो गया। दरअसल क्या था कि टेलीग्राफ के लिए पोल्स लग रहे थे, टेलीग्राफ की लाइन के लिए, ओके, जो वायर जाती है उसके लिए पोल्स लग रहे थे। तो इंडियंस को ऐसा लगने लग गया कि भाई देख लो, ये पोल वही है, अगर आपने कंपनी के अगेंस्ट कुछ बोला तो इसी में वो लोग लटका देने वाले हैं। ठीक है, तो ये र्यूमर्स था जो इंडियंस के बीच में फैल रहा था काफी तेजी से। सो द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिग्निटीज हर्ल्ड एट इंडियंस। इंडियंस को का अपमान करना, उनका तिरस्कार करना, लाइक उनको हर्ट करना। ओके, उनसे दुश्मनी ले ली ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने। द इंग्लिश मैन इन इंडिया कुड इंसल्ट, humiliate and even kill the Indian at will. An English magistrate at Agra had issued the following notification: every native, whatever his pretended rank, may be out to be compelled
टू सलाम, जिसको सैल्यूट भी कहते हैं, ऑल इंग्लिश जेंटलमैन इन द स्ट्रीट। ओके, तो ये एक ऑर्डर पास होती है। दरअसल क्या था कि इंग्लिश मैन के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए, इंडियंस बहुत वैल्यू नहीं रखते थे। वो उनको ह्यूमिलिएट करते थे, इवन उनका किल भी कर देते थे, वो मार भी देते थे। ओके, तो मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा के जो मजिस्ट्रेट थे, उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि भाई हर एक इंडियन, ओके, अगर वो जिस भी रैंक में है, अगर उसके सामने कोई इंग्लिश जेंटलमैन आते हैं सड़क में, रास्ते में भी, स्ट्रीट में भी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। ओके, उसको शो करना होगा कि भाई आप हमसे हायर हो, आप हमसे ऊंचे हो। ओके, और हम लोग क्या है? हम आपसे नीचे हैं। इंफीरियर और सुपीरियर वाला फीलिंग क्या कर रहे थे? वो क्रिएट कर रहे थे अमंग द इंडियंस। Besides, if an Indian was on horseback, he had to dismount and stand in a respectful manner until the European had passed him. Such indignities alienated the British from the Indian masses. इनफैक्ट इतना ही नहीं, बल्कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ब्रिटिश आर्मी में कोई एक ऐसा इंडियन सोल्जर है जो हॉर्स बैक पे, इट मीन्स जो एक हाई रैंक पे, ठीक है, अगर उसके कंपैरिजन में कोई इंग्लिश मैन कम रैंक वाला है, मतलब इंडियन सिपाही से लो रैंक का है, फिर भी उस इंडियन को क्या करना पड़ेगा? उस इंडियन सोल्जर को क्या करना पड़ेगा? उस यूरोपियन को सैल्यूट करना पड़ेगा, घोड़े से उतरना पड़ेगा और उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ इंडियन सिपाहीज के लिए नहीं था, बल्कि हर वो इंडियन के लिए जो घोड़े पे चढ़ना, ऐसे यूजुअली उसको ऐसे देखा जाता था कि वो एक प्राइड की बात होती थी। तो आप ब्रिटिशर्स के सामने घोड़े पे नहीं बैठ सकते थे, अगर आप बैठे हो तो आप उतरो। ये सिर्फ आर्मी के लिए नहीं था, बल्कि हर जगह था ये। ठीक है, तो इस तरीके का इंडिग्निटीज जो था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियन में फीलिंग क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो ये सब कुछ थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते। नेक्स्ट पॉइंट है फियर रिगार्डिंग द इंग्लिश एजुकेशन। Christian missionaries had established a number of schools in British India. Gradually, the number of government schools also began to grow. In 1829, the Bengal government established an English class in Kolkata Madrasa, which was a Muslim institution. Later, English classes were introduced in Banaras Sanskrit College also. तो देखिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, धीरे धीरे इंग्लिश एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन के साथ मर्ज कर रहे थे। इंडियन एजुकेशन में डिफरेंट वे से, मुस्लिम मदरसा वगैरह में एक अलग टीचिंग था उनका, संस्कृत को लेकर के इंडियंस अलग टीचिंग वे था। लेकिन ब्रिटिशर्स धीरे धीरे ग्रेजुअली दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन। उन्होंने स्कूल्स इस्टेब्लिश करना चालू किया, जैसे 1829 में बंगाल में होता है। उसके बाद उन्होंने बनारस में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, इन बनारस संस्कृत कॉलेज। तो इस तरीके से वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे इंग्लिश एजुकेशन को। दिस सीम टू हैव बीन डन ऑन द फेस ऑफ इट by best intention, but shifting of emphasis from Oriental learning to the Western education was not well received by the people, especially the Pandit and the Maulvis. They saw it in attempt to discourage Islamic and Hindu studies. लेकिन ये जो शिफ्टिंग हो रहा था ओरिएंटल लर्निंग से वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ, इसको हर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्पेशली पंडित एंड मौलवीज। इन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उनको ऐसा लगने लगा कि ये डिस्करेज है, ये लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी स्टडीज के तरीके को क्या कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं या बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद की एजुकेशन सिस्टम को डोमिनेट करेंगे हमारे एजुकेशन पर। There was also the fear that the object was not so much the promotion of the literature and sciences as inducing the people to become Christian. उनको ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश एजुकेशन का मोटिव साइंस और लिटरेचर को प्रमोट नहीं करना है, बल्कि उनका मेन मोटिव था कि इंडियंस को इंग्लिश सिखाओ और इनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करो। ठीक है,